प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के 4th चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। प्राची बेटा बोल, प्राची बोल बेटा जल्दी बोल। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। करें शुरू, करे प्राची। ए बेटा प्राची, करे बेटा शुरू, करे शुरू। हाँ तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी है ये रसायन विज्ञान की या एक कहें हम कि भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें किसी अभिक्रिया का वेग, उसकी क्रियाविधि तथा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम किसी अभिक्रिया के वेग को पढ़ते हैं, उस अभिक्रिया की क्रियाविधि को पढ़ते हैं और इस अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक को प्रभावित करते हैं। इन सब का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? रासायनिक बलगतिकी के अंदर करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करते हैं उसके बाद हम। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको उनके वेग के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली हमारी होती है तीव्र या आयनिक अभिक्रिया। ये तीव्र या आयनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? तो वे अभिक्रियाएं जो क्षण मात्र में संपन्न होती है और उनके समय का हम मापन नहीं कर सकते, वो हमारी कहलाती है तीव्र या आयनिक अभिक्रियाएं। जैसे AgNO3 है, इसके जलीय विलयन को हम NaCl के जलीय विलयन में मिला देंगे तो जलीय विलयन में ये तुरंत आयनों में टूट जाएंगे। AgNO3 टूट जाएगा Ag प्लस NO3 माइनस में, NaCl टूट जाएगा Na और Cl माइनस में। उसके बाद में इस Ag का तो प्लस और Cl का माइनस, ये बना लेंगे AgCl। इस Na का प्लस और NO3 का माइनस, ये बना लेंगे NaNO3। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया ये तुरंत या क्षण मात्र में संपन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो रासायनिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इन अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन करना बहुत ही अधिक कठिन कार्य है और वेग का अध्ययन अगर हम कर भी लेंगे तो भी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। क्योंकि मान लो हमको कभी भी AgCl प्राप्त करना है तो हमको पता है कि NaNO3 और NaCl को तुरंत मिलाएंगे और AgCl बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया का अध्ययन करके हम क्या करेंगे? तो ये हमारी अभिक्रिया कहलाती है तीव्र या आयनिक अभिक्रियाएं। जितनी भी हमारी अम्ल और क्षार की जो अभिक्रियाएं होती है वो भी बहुत तीव्र गति संपन्न होती है, तो वो भी हमारी तीव्र या आयनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती है। सेकंड हमारी होती है अति मंद अभिक्रियाएं। तो वे अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कुछ दिन से लेकर कुछ साल तक लग सकते हैं वो कहलाती है अति मंद अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कुछ दिन से लेकर के कुछ साल तक भी लग सकते हैं तो वो हमारी कौन सी कहलाएगी? अति मंद अभिक्रिया। जैसे लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ सालों में जाकर के संपन्न होती है। और आजकल तो क्या होता है, इसके ऊपर पेंट वगैरह कर देते हैं। आपने देखा होगा ये लोहे की गाड़ियां होती है, इनको खराब होने में 4-4, 5-5 या 10-10 साल लग जाते हैं। ऊपर से पेंट और कर दिया जिससे और कठिन काम हो जाता है इनमें जंग लगना। तीसरी हमारी आती है मंद अभिक्रियाएं। तो वे अभिक्रियाएं जो मापन योग्य समय में पूर्ण होती है मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। और इन अभिक्रियाओं के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। जितने भी हमारे सजीव शरीर के अंदर जो अभिक्रियाएं होती है वो मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, जो एक मापन योग्य समय में पूर्ण होती है। तो ये हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी अभिक्रियाएं होती है। जैसे दे रखा है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि।
तो N2 प्लस में 3H2 ये बना रहे 2NH3। आज हर देश को अमोनिया की जरूरत है मान लो, तो वो चाहेगा कि उसके यहां अमोनिया का उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में हो। तो वो चाहेगा कि ये जो अभिक्रिया है इसको कौन कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं, किसको हम किस उत्प्रेरक को हम डाल दे तो अभिक्रिया तीव्र गति संपन्न हो जाएगी, या क्या प्रोडक्ट इसके अंदर क्या ऐसा है जिसको हम निकालते जाएं जिससे प्रोडक्ट हमारा अधिक बनता जाएगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है औद्योगिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इन अभिक्रियाओं के वेग को जरूरत पड़ने पर बढ़ाना और जरूरत नहीं पड़ने पर अभिक्रिया को मंद गति से कैसे करें, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत करते हैं। एस्टर का जल अपघटन ये भी इसी प्रकार की अभिक्रिया होती है हमारे। देखो तुमने कई बार देखा होगा सर्दियों की बजाय गर्मियों में जो दूध होता है वो आसानी से फट जाता है या जल्दी खराब हो जाता है। तो तुमने देखा होगा कि आपकी मम्मा कई बार बोलती होगी कि बेटा दूध को गर्म कर दो, गर्मी बहुत तेज है खराब हो जाएगा। और हो सकता है सर्दियों में मम्मा ये कहती होगी बेटा दूध को गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों गैस को खराब करो, ये वैसे भी सर्दी के कारण टेम्परेचर बहुत डाउन है तो ये वैसे ही खराब नहीं होगा। तो ये सब हमको कैसे पता चला, अनुभव से पता चला। तो ऐसी अभिक्रिया होती है कि हमको पता है कि जो दूध है उसको अगर हम गर्म कर देंगे तो वो आसानी से नहीं फटेगा, और दूसरा हमको पता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो दूध आसानी से फट जाता है, और सर्दियों में दूध क्या होता है कठिनाई से फटता है। तो इससे भी हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि हम दूध को किस प्रकार से परिरक्षित कर सकते हैं या लंबे समय तक उसको सुरक्षित बनाए रख सकते हैं या पीने योग्य बनाए रख सकते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं अभिक्रियाओं के वेग, इनकी क्रियाविधि और इनको प्रभावित करने वाले जो कारक है उसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अभिक्रिया वेग की, रेट ऑफ रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, अभिक्रिया का वेग। और इसको एक तरीका और होता है दर्शाने का, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा अभिक्रिया वेग होता क्या है वास्तव में, किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो दोबारा सुनना ध्यान से, किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाला जो परिवर्तन है अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो अभिक्रिया वेग ROR बराबर, तो सांद्रता में परिवर्तन, अब ये सांद्रता में परिवर्तन क्रियाकारक की में भी हो सकता है उत्पाद की में भी हो सकता है, बटे क्या आ जाएगा समय में परिवर्तन। ये हमारे क्या निकालने का फॉर्मूला हो गया अभिक्रिया वेग ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा यहां से इसका मात्रक भी निकल आएगा, ऊपर क्या है सांद्रता में परिवर्तन। ध्यान सुनना, हम अभिक्रिया वेग है इसके मात्रक की बात कर रहे हैं, तो ऊपर हमारा क्या है सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता को हम सामान्यतः मोलरता के रूप में लेते हैं, और मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, ये तो मोलरता का मात्रक हो गया। तो सांद्रता को हमने किस में ले लिया, मोलरता के अंदर, समय किस में ले लिया हमने, मान लो सेकंड में। तो हमारा मात्रक क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये किसका मात्रक आ गया, अभिक्रिया वेग का। तो बहुत बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभिक्रिया वेग है उसका मात्रक या उसकी इकाई लिखो, तो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ये बात होगी अभिक्रिया वेग की। इसके बाद हम बात करते हैं औसत अभिक्रिया वेग, R एवरेज के द्वारा दर्शाते हैं इसको, RAV के द्वारा। तो औसत अभिक्रिया वेग को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हमको ये दे रखा है R है, R मतलब रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक है, ये एक प्रोडक्ट या उत्पाद बना रहा है P। तो R हमारा क्या है क्रियाकारक, P हमारा क्या है उत्पाद। तो ये तो हमारा क्रियाकारक हो गया।
और ये हो गया उत्पाद। तो क्रिया कारक है उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो रहा है। तो मान लो हमने अभिक्रिया शुरू नहीं की, मान लो हम किसी अभिक्रिया को शुरुआत करने वाले हैं, तो शुरुआत करेंगे तो उस समय तो हमारा समय कितना है, 0 है। जो अभिक्रिया मान लो शुरू नहीं हुई है, मान लो कोई समय नहीं हुआ, तो टी बराबर कितना रखेंगे, 0। तो यहां अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो टी बराबर कितना होगा, 0, यानी कि समय 0 है। जब समय 0 होगा तो मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो क्या उत्पाद बना है, उत्पाद तो नहीं बना। तो केवल क्या होता है, क्रिया कारक। तो मान लो अब टी बराबर 0 पर क्रिया कारक उसकी सांद्रता कितनी है, मान लिया हमने है 5 है। तो जब हमारा समय 0 था, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, तो हमने क्रिया कारक कितना लिया, 5 लिया। तो उत्पाद कितना है, 0। तो जब समय 0 होता है तो केवल हमारे पास क्रिया कारक होता है, उत्पाद नहीं होता, क्योंकि अभिक्रिया शुरू हुई नहीं। ये क्रिया कारक है, जैसे ही अभिक्रिया शुरू होगी क्रिया करेंगे आपस में और उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो प्रारंभ में हमने क्रिया कारक कितना लिया, 5, तो उत्पाद कितना है, 0। उसके बाद क्या हुआ, हमने मान लो एक समय t बराबर 1 सेकंड पर देखा हमने, या मान लिया हमने 1 मिनट पर देखा, तो हमने क्या पाया, जो हमारा क्रिया कारक है ये तो 4 बच गया, तो उत्पाद कितना बन गया, 1। तो एक हमारा समय था 1 मिनट, उस समय हमने क्या देखा कि जो क्रिया कारक है वो तो हमारा 4 बचा है। जब क्रिया कारक 4 बचा, इसका मतलब क्या है, 1 क्या बन गया, हमारा उत्पाद बन गया। उसके बाद टी बराबर हमने कितना रख दिया, 2 मिनट, यानी कि समय हमारा कितना हो गया, अब अभिक्रिया होते होते 2 मिनट हो गया। तो हमने देखा कि जो हमारा क्रिया कारक है वो तो 3 है, तो उत्पाद हमारा कितना हो गया, 2। ऐसे हमने टी बराबर कितने पर देखा, मान लो 5 मिनट पर देखा, तो हमने क्या पाया, हमारा जो क्रिया कारक वो तो कितना है, 0, और उत्पाद कितना बन गया, 5। मतलब अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो जब हमारा समय 0 था, समय 0 पर का मतलब ये होता है क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता, मतलब जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है उस समय कितने क्रिया कारक हमारे पास। जब अभिक्रिया शुरू नहीं होगी तभी तो समय 0 होगा। तो हमने क्रिया कारक कितना लिया था, 5। तो t बराबर 0 पर उत्पाद कितना है, 0 रहेगा। अभिक्रिया शुरू हुए 1 मिनट हो गया, तो 1 मिनट पर हमने क्या देखा कि क्रिया कारक कितना बचा हमारे पास में, 4, तो 1 क्या बन गया, उत्पाद बन गया। 2 मिनट हुए तो क्रिया कारक कितना बचा, 3, तो 2 क्या बन गया, उत्पाद। जब समय 5 मिनट हुआ तो क्रिया कारक कितना बचा, 0, तो उत्पाद कितना बन गया, 5। अब इस अभिक्रिया के लिए हम क्या लिखना चाहते हैं, औसत अभिक्रिया वेग लिखना चाहते हैं। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे हम। तो पहले अभिक्रिया वेग हम कैसे निकालते हैं, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो पहले हम देखेंगे सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता में परिवर्तन, इसको निकालने का तरीका होता है सांद्रता परिवर्तन। कैसे निकालते हैं हम, अंतिम सांद्रता अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। यानी कि हमको अगर सांद्रता परिवर्तन निकालना है तो अंतिम सांद्रता में से कौन सांद्रता घटा देंगे, प्रारंभिक सांद्रता। तो वो हमारी क्या निकल आएगी, सांद्रता में परिवर्तन निकल आएगा। दूसरा हम क्या निकालना है, अभिक्रिया वेग निकालने के लिए सांद्रता में परिवर्तन चाहिए थे। तो सांद्रता परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। मान लेते हैं हम क्रिया कारक की अंतिम सांद्रता को हमने मान लिया R2 और प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, R1। तो R2 में से कितना घटा देंगे, R1, तो सांद्रता परिवर्तन हमारा निकल आएगा। तो सांद्रता परिवर्तन मान लो हमारे क्या निकल के है, डेल्टा R।
और ये डेल्टा आर कैसे निकल के आया? अंतिम सांद्रता में से हमने किसको घटा दिया? प्रारंभिक सांद्रता को। दूसरा हमको क्या चाहिए? समय में परिवर्तन। अब समय में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? सेम वही तरीका, समय में परिवर्तन, इसको हम लिख दिया डेल्टा टी। टी मतलब समय और डेल्टा मतलब परिवर्तन, तो ये क्या हो गया? समय में परिवर्तन। तो समय में परिवर्तन हम कैसे निकाल सकते हैं? अंतिम समय, तो अंतिम समय को तो मैंने मान लिया T2 और प्रारंभिक समय मैंने क्या मान लिया? T1। तो समय में परिवर्तन तो डेल्टा टी हो गई, ये कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1। T2 क्या है हमारा? अंतिम समय, और T1 प्रारंभिक समय। तो अंतिम समय में से हम अगर प्रारंभिक समय को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? समय में परिवर्तन। तो अब इसके आधार पर हम औसत अभिक्रिया वेग को निकाल सकते हैं। तो देखो, इसको हम एक आरेख द्वारा दर्शाते हैं। देखो ध्यान से किस प्रकार से। तो हमने y अक्ष पर तो क्रियाकारक की सांद्रता, यहां तो हमने क्या ले ली? सांद्रता y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर हमने क्या ले लिया? समय। तो इन दोनों के मध्य हम ग्राफ बनाएंगे। देखो ध्यान से। तो सबसे पहले जब हमारी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो समय कितना है? तो t बराबर कितना होगा? 0 इस पॉइंट पर। इसका मतलब क्या है? अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, अगर t 0 है तो केवल हमारे पास क्या है? क्रियाकारक। देखो इसमें t बराबर 0 है तो क्रियाकारक हमारे पास कितना है? 5, और उत्पाद कितना है? 0। मतलब जब अभिक्रिया शुरू नहीं होती तो उत्पाद तो कुछ बड़ा नहीं है, तो केवल किसकी सांद्रता होती है? क्रियाकारक की, और वो सांद्रता इसकी सबसे अधिकतम होती है। मान लो यहां पर ये हमारी क्रियाकारक की सांद्रता, जब t बराबर कितना है? 0, तो क्रियाकारक की सांद्रता कितनी है? 5। तो यहां हमारी कितनी सांद्रता? 5 मान लो। उसके बाद अब अभिक्रिया हमारी शुरू हो गई मान लो। तो अभिक्रिया जब हमारी शुरू हुई तो धीरे धीरे क्या होगा? हमने देखा कि जैसे अभिक्रिया शुरू हुई, जो हमारा क्रियाकारक है वो लगातार घटता जा रहा है। देखो 5 था पहले, फिर 1 मिनट बाद घट करके 4 हो गया, फिर 2 मिनट बाद घट करके 3 हो गया, फिर 5 मिनट बाद घट करके 0 हो गया। तो हमने क्या देखा कि समय के साथ साथ हमारा जो क्रियाकारक वो क्या हो रहा है? घट रहा है। देखो ध्यान से, पहले 5 था तो धीरे धीरे समय के साथ क्या होता जा रही है? घटता जा रहा है। मान लिया यहां पर इस बिंदु पर अब समय कितना हो गया? मान लो हमारा यहां समय हमारा मान लो t बराबर हो गया 2 मिनट हो गया। मान लो जब t बराबर 2 मिनट था तो इसकी सांद्रता हमारी कितनी रह गई? ये रह गई। ये मान लिया हमने कितना है? 3 रह गई इसकी सांद्रता। उसके बाद क्या हुआ? समय और बढ़ गया। मान लो t बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। जब समय 3 हुआ तो देखो ध्यान से, ये घट करके अब कितना रह गया? यहां t बराबर हमने कितना कर दिया? समय 3 मिनट, तो ये कितना बच गया? मान लो 2, और ये कितना बन गया? प्रोडक्ट 3, तो ये घटकर कितना हो गया? 2। तो अगर इस आरेख को हम ध्यानपूर्वक देखें तो इससे हमको सारी स्थितियां पता चलती है। जब शुरुआत में समय 0 था तो क्रियाकारक हमारे पास में 5 था या 5 ग्राम था। धीरे धीरे अभिक्रिया शुरू हुई, अभिक्रिया होते होते 2 मिनट हो गए। जब 2 मिनट हो गए अभिक्रिया, यहां देखो t बराबर 2 मिनट हो गए, तो क्रियाकारक कितना बचा हमारा? 3, तो यहां 3 आ गया। और समय बढ़ता गया, समय बढ़कर कितना हो गया? 3 मिनट। तो हमारा क्रियाकारक अब घटकर कितना हो गया? t बराबर 3 मिनट पर क्रियाकारक कितना हो गया? 2। तो हमने क्या देखा? समय के साथ साथ जो क्रियाकारक है उसकी सांद्रता घटती है। तो बढ़ती किसकी है? देखो उत्पाद की। जब समय हमारा 1 मिनट है तो उत्पाद कितना है? 1 है। समय बढ़कर कितना हुआ? 2 मिनट, तो उत्पाद कितना हो गया? 2। समय बढ़कर 3 मिनट हुआ तो उत्पाद फिर बढ़कर 3 हो गया। 5 हुआ तो उत्पाद बढ़कर के 5 हुआ। यानी कि धीरे धीरे समय के साथ में जो क्रियाकारक है उसकी सांद्रता तो घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अब हमको अभिक्रिया वेग देखना है। किसके संदर्भ में?
क्रियाकारक के संदर्भ में, क्योंकि देखो अभिक्रिया वेग की परिभाषा में लिखा हुआ है किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय में जो भी होता है वो क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो अभिक्रिया वेग हम क्रियाकारक के संदर्भ में भी निकाल सकते हैं और उत्पाद के संदर्भ में भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं अभिक्रिया वेग वो क्रियाकारक के संदर्भ में। तो हमको निकालना है अभिक्रिया वेग, तो या औसत अभिक्रिया वेग आर एवरेज बराबर, अब ये कैसे निकालें हम? सांद्रता में परिवर्तन निकालना है हमको, और सांद्रता में परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं? अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। तो सांद्रता परिवर्तन हमारा कैसे निकल जाएगा? R2 माइनस R1। उसके बाद में दूसरा हमको क्या चाहिए नीचे? समय में परिवर्तन। तो समय में परिवर्तन कैसे निकालेंगे हम? अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो अंतिम समय हमारा कौन सा है? मान लो T2, और प्रारंभिक समय कौन सा है हमारा? T1। तो T2 में से हम किसको घटा देंगे? T1 को। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? समय में परिवर्तन। तो R एवरेज बराबर, तो R2 माइनस R1 है, इसको हमने मान लिया, मान लो ये हमारा आंसर कितना है? डेल्टा R। तो ये तो हमारा क्या हो गया? क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो गया, और समय में परिवर्तन T2 माइनस T1 है, इसको हमने क्या मान लिया? डेल्टा T। देखो तो R एवरेज मतलब औसत अभिक्रिया वेग बराबर क्या आ गया? R मतलब क्या हो गया हमारा? रिएक्टेंट, ये बड़ा ब्रैकेट की सांद्रता, तो क्रियाकारक की सांद्रता, और डेल्टा आ गया परिवर्तन। तो क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन, दोबारा सुनना ध्यान से, R मतलब क्रियाकारक, ये बड़ा ब्रैकेट मतलब सांद्रता, तो R क्या है? क्रियाकारक, ये बड़ा ब्रैकेट इसकी सांद्रता, इसको क्या बोलेंगे? क्रियाकारक की सांद्रता। और आगे क्या किसका चिन्ह लगा हुआ है? डेल्टा का, ये दर्शाता है परिवर्तन को। तो पूरे को हम क्या बोलेंगे? क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन। ऐसे नीचे देखो, T क्या है? समय, और डेल्टा किसको दर्शाता है? परिवर्तन को। तो इस नीचे वाले को हम क्या पढ़ेंगे? समय में परिवर्तन। तो अभिक्रिया वेग कैसे निकालते हैं हम? सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो ये हमारा क्या आ गया? अभिक्रिया वेग आ गया। अब हम इस अभिक्रिया के लिए अप्लाई करके देखते हैं इसको एक बार। तो इस आरेख के अकॉर्डिंग करते हैं हम। सबसे पहले देखो, जब हमारा समय 2 मिनट था, यहां T बराबर कितने दे रखा है? 2 मिनट, तो 2 मिनट है, ये हमारा कैसा समय हो गया? प्रारंभिक समय। तो इसको मैंने क्या मान लिया? T1 मान लिया। अंतिम समय हमारा कौन सा है? 3 मिनट, इसको मैंने क्या मान लिया? T2। तो प्रारंभिक समय हमारा कौन सा है? T1। अंतिम समय हमारा कौन सा है? T2। तो समय में परिवर्तन कैसे निकालेंगे हम? इस T2 में इसको घटा देंगे, T1 को घटा देंगे, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? समय में परिवर्तन। ऐसे देखो ध्यान से, जब हमारा समय वो 2 मिनट था, तो जो हमारी क्रियाकारक इसकी सांद्रता कितनी थी? 3 मान लो ग्राम मान लिया हमने, तो कितनी सांद्रता? 3 ग्राम थी। उसके बाद में जब ये 3 ग्राम थी ये सांद्रता, ये हमारी कब थी? जब समय हमारा कौन सा था? T1। T1 कितना था? 2 मिनट। तो 2 मिनट समय पर हमारी क्रियाकारक की सांद्रता कितनी थी? 3। तो ये जो सांद्रता 3 है, इसको मैंने क्या मान लिया? R1, क्योंकि ये हमारी कैसी? प्रारंभिक सांद्रता। ऐसे देखो ध्यान से, अब समय बढ़कर कितना हो गया? 3 मिनट। समय के साथ साथ क्या होता है? क्रियाकारक घटते हैं और उत्पाद बढ़ते हैं। तो जब समय हमारा कितना हुआ? यहां 3 है, तो जब समय 3 मिनट हुआ, समय कितना हुआ? 3 मिनट। तो जब हमारा समय 3 मिनट था, तो उत्पाद हमारा कितना हो गया? 2। देखो घट करके 2 हो गए यहां पर। तो ये हमारी कौन सी होगी? अंतिम सांद्रता। इसको हमने क्या मान लिया? R2। तो इसमें और दर्शा देते हैं हम। तो R1 तो ये हो गया हमारे R1, ये हमारा हो गया R2।
ऐसे इसमें देखो ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया P1 और ये हो गया P2। इसको बाद में देखेंगे, हम पहले इसको देख लेते हैं। तो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता R1 होगी, ये होगी R2। तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, अंतिम सांद्रता कौन सी R2, इसमें से कौन से घटा देंगे R1 घटा देंगे, तो ये हमारा क्या निकल आएगा सांद्रता में परिवर्तन। चलो करते हैं। तो औसत अभिक्रिया वेग हम देख रहे हैं किसके संदर्भ में, क्रियाकारक के संदर्भ में। तो देखो ध्यान से, तो R एवरेज बराबर R2 माइनस R1। R2 क्या है, अंतिम सांद्रता। तो अंतिम सांद्रता देखो कितनी है, जब समय 3 मिनट था, यहां देखो ध्यान से, जब समय 3 मिनट है तो उत्पाद की जो क्रियाकारक है सॉरी उसकी सांद्रता कितनी है हमारी 2 है। तो अंतिम सांद्रता तो हमारी 2 है माइनस, और हमने प्रारंभ कितने से किया है, 2 मिनट से लेकर किया है। तो 2 मिनट से 3 मिनट के बीच में जो भी परिवर्तन हो रहा है हमारा, उसको देखना चाह रहे हैं हम। तो प्रारंभिक हमने कितने से किया था, 2 मिनट से किया था। तो 2 मिनट जब प्रारंभिक समय था तो सांद्रता कितनी थी प्रारंभिक हमारी क्रियाकारक की देखनी केवल, तो क्रियाकारक कितनी थी 3। तो R1 की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहां हम रख देंगे माइनस, कितना कर देंगे 3 बटे अंतिम समय हमारा कौन सा है T2 कितना है 3 है, माइनस प्रारंभिक समय हमारा कितना है 2 है, 2 आ गया। तो बराबर कितना आ गया, माइनस कितना आ गया 1। तो यह हमारा आंसर आ गया -1। देख लो ध्यान से, -3 में से 2 जाएंगे तो -1 बचेगा, इसमें 1 का भाग लगेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहां हमारा जो औसत अभिक्रिया वेग है वो किसके संदर्भ में आ गया, ये R का मतलब रिएक्टेंट यानी कि क्रियाकारक के संदर्भ में औसत अभिक्रिया वेग हमारा कितना है -1। उसके बाद हम किसके संदर्भ में देखते हैं औसत अभिक्रिया वेग को, उत्पाद के संदर्भ में देखते हैं। देखो किस प्रकार से निकालेंगे इसको। तो इसके लिए पहले हम आरेख बनाते हैं। ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया x एक्सिस। तो x एक्सिस पर तो हमने ले लिया समय t, और y एक्सिस पर हमने क्या ले ली सांद्रता। और इस बार हम किसकी सांद्रता लेंगे, प्रोडक्ट की सांद्रता लेंगे, यानी कि उत्पाद की सांद्रता लेंगे। तो देखो जब हमारा समय कितना है, इस बिंदु पर समय कितना है हमारा, t बराबर कितना है 0 है। जब हमारा समय 0 होता है तो उत्पाद तो हमारा 0 ही होता है, कुछ उत्पाद बना ही नहीं है, मतलब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो उत्पाद कुछ बनेगा नहीं बनेगा। उसके बाद देखो ध्यान से, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जब t बराबर 1 मिनट हुआ तो उत्पाद बढ़कर 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हुआ तो उत्पाद 2 हो गया, 3 हुआ तो 3 हुआ, 5 हो गया तो 5 हो गया। इसका मतलब क्या है, समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता तो बढ़ती है और क्रियाकारक की सांद्रता घटती है। तो समय के साथ साथ क्या होगा, जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता जाएगा तो जो हमारा उत्पाद उसकी सांद्रता क्या होती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। अब देखो ध्यान से, यहां हमारा समय मान लो हमने कितना ले लिया था, t बराबर 2 मिनट था, और यहां हमने क्या लिया था t बराबर 3 मिनट। देख लो इसमें यहां 2 हो गए, यहां 3 हो गए। जब समय हमारा 2 मिनट था तो देखो ये उत्पाद हमारा इस बिंदु पर है, यानी कि यहां इतना है उत्पाद हमारा। तो जब समय हमारा कितना था 2 मिनट था, तो उत्पाद हमारा कितना है, उत्पाद की सांद्रता को हमने मान लिया P1। तो ये हमारी होगी उत्पाद की सांद्रता। कैसे, P1 मतलब प्रारंभिक सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता हमारी कितनी, देखो जब समय 2 है, तो जब हमारा समय 2 मिनट है, ठीक है, तो उत्पाद कितना, ध्यान से देखो उत्पाद हमारा कितना है 2 है। तो समय जब हमारा 2 मिनट था तो उत्पाद हमारा कितना था 2 था, तो यहां हमारा आ गया 2। उसके बाद अब समय बढ़कर कितना हो गया 3। जब समय बढ़ा तो उत्पाद भी हमारा बढ़ गया और इस पॉइंट पर पहुंच गया, क्योंकि समय के साथ साथ जो उत्पाद है उसकी सांद्रता बढ़ती है। तो देखो ध्यान से, समय बराबर 3 मिनट, तो जब हमारा समय 3 मिनट है तो उत्पाद देखो बढ़ करके 2 से कितना हो गया 3, P2 कितना है 3, तो ये हमारा P2 हो गया।
यानी कि उत्पाद की अंतिम सांद्रता, ये कितनी आ गई? 3 आ गई। अब हम देखते हैं औसत अभिक्रिया वेग। औसत अभिक्रिया वेग और किसके संदर्भ में? प्रोडक्ट मतलब उत्पाद के संदर्भ में। उत्पाद के संदर्भ में औसत अभिक्रिया वेग देख रहे हैं हम, तो सेम वही तरीका होगा। तो आर एवरेज बराबर क्या जाएगा हमारा? उत्पाद की अंतिम सांद्रता P2 माइनस उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता P1 बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। सेम जैसे हमने क्रिया कारक में किया था ऐसे उत्पाद के लिए कर देंगे। तो अंतिम सांद्रता हमारी कितनी है इसके देखो ध्यान से, P2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, माइनस P1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, बटे T2 मतलब अंतिम समय हमारा कितना है? 3 है, माइनस प्रारंभिक समय हमारा कितना है? T1। देखो ध्यान से, प्रारंभिक समय हमारा कितना है? 2 है, तो माइनस 2, तो 1 बटे 1 बराबर आ गया 1। यानी कि यहां तो जो हमारा 1 आया है वो प्लस का है और यहां कैसा है? माइनस का है। अब तुम सोचोगे कि जो क्रिया कारक के संदर्भ में औसत अभिक्रिया वेग आर मतलब रिएक्टेंट के संदर्भ में लिख देता हूं मैं यहां, क्रिया कारक के संदर्भ में, या आर किसको सारा क्रिया कारक को। तो क्रिया कारक के संदर्भ में जो हमारा औसत अभिक्रिया वेग आया तो कैसा आया था? ऋणात्मक। कैसा आया था? ऋणात्मक। और उत्पाद के संदर्भ में जो हमारा औसत अभिक्रिया वेग आया है वो कैसा आया है? धनात्मक। तो यहां तो धनात्मक और यहां कैसा है? ऋणात्मक है। वैसे तो समान है, यहां भी 1 है यहां भी 1 है, लेकिन चिन्ह तो विपरीत है दोनों के। और हमने अभिक्रिया वेग की परिभाषा क्या पढ़ी थी? क्रिया कारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन है वो अभिक्रिया वेग था हमारा। तो दोनों के संदर्भ में समान आना चाहिए ना, क्रिया कारक और उत्पाद दोनों के संदर्भ में अभिक्रिया वेग हमारा कैसा आना चाहिए? समान आना चाहिए। लेकिन यहां दोनों तरफ कैसा आ रहा है? हमारा अलग अलग आ रहा है। और हमने पढ़ा है कभी भी जो वेग है या दर है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। मान लो हम किसी गाड़ी को चला रहे हैं और हमारा पापा हमसे फोन करके पूछे कि बेटा कितने की स्पीड से चला रहे हो बाइक को, तो आप कितने की स्पीड से बताओगे? 50 की स्पीड, 60 की, 70 की स्पीड, यही तो बताओगे। आप ये थोड़ी नहीं कहोगे पापा -50 की स्पीड से चला रहा हूं, तो घर आते एक कनपटी थप्पड़ लगाएगा कि -50 की कोई स्पीड होती। तो कभी भी जो वेग होता है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। लेकिन यहां क्रिया कारक के संदर्भ में जो वेग है वो ऋणात्मक आ रहा है। और क्यों आ रहा है? क्योंकि समय के साथ में क्रिया कारक की जो सांद्रता है वो घटती है। देखो समय के साथ में जब समय 1 था तो क्रिया कारक हमारा 4 था, जब समय 2 हुआ तो घट करके 3 हो गया, और समय के साथ उत्पाद बढ़ रहा है। ठीक है, उत्पाद क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और हमको दोनों परिस्थितियों में जो वेग है वो समान लेकर के आना है। तो हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से हमेशा इसके आगे एक माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहां भी किसका चिन्ह लगा देंगे? माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो यहां भी इसके आगे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू माइनस की आएगी इस माइनस से कैसे हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। अब देख लो क्रिया कारक के संदर्भ में हमारा औसत अभिक्रिया वेग कितना आ रहा है? +1। और औसत अभिक्रिया वेग प्रोडक्ट मतलब हमारा क्या हो गया? उत्पाद। तो उत्पाद के संदर्भ में जो हमारा औसत अभिक्रिया वेग आ रहा है वो भी कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। तो सदैव क्रिया कारक और उत्पाद है उनके संदर्भ में जब भी हम औसत अभिक्रिया वेग को निकालेंगे तो दोनों परिस्थितियों में कैसा आएगा? हमारा एक समान आएगा। तो ये तो किसकी बात होगी? औसत अभिक्रिया वेग की। तो ध्यान रखना औसत अभिक्रिया वेग से मतलब क्या है? मान लो हम घर से बाइक से स्कूल के लिए निकले, हम स्कूल पहुंच गए, तो हमारे टीचर ने हमसे पूछा कि बेटा आपने जो बाइक है वो कितने की स्पीड से चला करके लेके आए? तो आप उससे क्या कहोगे कि सर मैं औसतन 50 की स्पीड पर लेकर के आया या 60 की स्पीड पर लेकर के आया। लेकिन वास्तव में आप बाइक क्या 50 की स्पीड पर लेकर के आए थे? तो आंसर आएगा नहीं। आपने शुरुआत की तो 0 से शुरुआत की, तो धीरे धीरे बाइक ने स्पीड पकड़ी, 50 की पर पहुंची, फिर ब्रेकर आ गया मान लो रास्ते में, तो स्पीड धीमी हो गई।
फिर आपने स्पीड बढ़ाई उसकी। तो कहने का मतलब क्या है, आपने कभी बाइक को 10 की स्पीड पर चलाया, कभी 20 की, कभी 50 की, कभी 80 की स्पीड पर, तो औसतन मान लो उसकी स्पीड निकल कर क्या आई 50, तो हमारा कैसा वेग हो गया, औसत अभिक्रिया वेग हो गया। एक आता है तात्क्षणिक वेग। क्या आता है, तात्क्षणिक वेग, मतलब किसी निश्चित क्षण पर जो अभिक्रिया का वेग है वो कहलाता है तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। जैसे मान लो सपोज करो कि आप स्कूल से घर के लिए आ रहे हो और मान लो लेट हो गए और आप बाइक चला रहे हो, पापा ने आपसे फोन करके पूछा कि बेटा आप आज लेट कैसे हो गए, तो आपने कोई रीजन बता दिया। फिर उन्होंने पापा ने पूछ लिया कि आप कितने की स्पीड से बाइक चला रहे हो। अब कितने की स्पीड से बाइक चला रहे हो, मान लो समय हमारा 11 बजा हुआ, 11 बज रहे थे उस समय घड़ी में, तो 11 बजे पिताजी ने फिक्स समय पर पूछ लिया, अब बताओ कितनी स्पीड पर गाड़ी चला रहे हो। तो समय में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्षण मात्र का परिवर्तन हुआ। तो उस समय जो आपकी स्पीड है उसको आप स्पीडोमीटर के अंदर देखोगे और बताओगे पापा मैं 50 के पर चला रहा हूँ, 60 के पर चला रहा हूं, तो वो तो उस क्षण का ही तो वेग है, तो वो हमारा कहलाता है तात्क्षणिक वेग। मतलब किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो वेग है वो हमारा कहलाता है तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग है, उसमें क्या होता है, किसी निश्चित क्षण पर होता है वो, मतलब समय में परिवर्तन कितना होता है, लगभग 0 होता है। समय में परिवर्तन कितना होता है, लगभग 0 होता है। तो जब भी तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग की बात होगी तो उसमें क्या आ जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस बराबर माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। यहां डेल्टा एन, इसके स्थान पर केवल डी आ जाएगा, यहां आ जाएगा आर, ऐसा कैसा, यहां डेल्टा के स्थान पर केवल क्या आ जाएगा डी, ये टी ऐसा कैसा आ जाएगा। मतलब जो वेग है उसी कैसे समीकरण आ जाएगी, अवकलित वेग समीकरण आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, अवकलित वेग समीकरण आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो लिमिट है हमारी टी वो किसके इक्वल है, लगभग 0 के इक्वल है। मतलब टी है या समय है वो कितने की ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है। तो जब भी आपसे तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग की बात करें, मतलब किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वेग की बात करें, तो वहां ये स्मॉल डी आता है, डी मतलब ये अवकलन को दर्शाता है, तो माइनस डी आर अपॉन में डी टी। ये डेल्टा है, ये वाला डेल्टा, ये बड़े परिवर्तन को दर्शाता है, और ये जो डी होता है ना, ये डी, ये सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है कि यहां पर जो क्रिया कारक है उसकी सांद्रता में कोई सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है, और जो हमारा समय है टी उसमें कैसा परिवर्तन हुआ, डी मतलब सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही उत्पाद के संदर्भ में अगर हम देखना चाहें तो इसमें हमारा ऐसा ही आ जाएगा। तो उत्पाद के संदर्भ में क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ये तो हमारा कैसा वेग है, आर एवरेज, औसत अभिक्रिया वेग उत्पाद के संदर्भ में। अब हमको देखना है उत्पाद के संदर्भ में तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, तो इसमें केवल जहां डेल्टा है वहां पर क्या आ जाएगा डी, तो डीपी अपॉन में dt, बस केवल इतना अंतर आएगा। तो जब भी तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग की बात करेगा तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब 0, यानी कि समय है वो कितने की तरफ अग्रसर होगा, 0 की तरफ अग्रसर होगा। और सूक्ष्म परिवर्तन के लिए d का सिंबल आता है, या ये वेग की कैसे समीकरण आ गई, अवकलित वेग समीकरण। तो अपने को बिल्कुल सिंपल चीज ध्यान रखनी है, औसत अभिक्रिया वेग आएगा तो ये डेल्टा का चिन्ह आएगा। जब हमारा कैसा आएगा, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग आएगा तो ये स्मॉल डी का सिंबल आएगा, और यहां समय किसके बराबर होगा, मतलब समय किसकी तरफ अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब समय में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए डी लगा देंगे, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन, और नीचे समय में भी सूक्ष्म परिवर्तन। ये क्रियाकारक के संदर्भ में हो गया। उत्पाद के संदर्भ में देखेंगे तो भी यही आएगा, पी मतलब प्रोडक्ट, ये बड़ा ब्रैकेट मतलब सांद्रता, तो प्रोडक्ट की सांद्रता इसमें परिवर्तन कैसा, डी मतलब सूक्ष्म परिवर्तन, नीचे dt आ गया मतलब समय में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। तो ये हमारा कैसा हो गया, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। ये अभिक्रिया वेग है उसका हो गया अवकलित अभिक्रिया वेग। कैसा वेग, अवकलित अभिक्रिया वेग।
तो इस प्रकार से हम औसत अभिक्रिया वेग और तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग उसको हम निकाल सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम कोई भी अभिक्रिया है उसके लिए औसत अभिक्रिया वेग है, औसत अभिक्रिया वेग है वो किस प्रकार से लिखते हैं ये सिखाएंगे, और ये हमारे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।